हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डेलुलु वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी फ़िक्शनल स्टोरीज़। अगर आपको मेरा कहानी और मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। अभी तक हमने पढ़ा कि ऋषभ ने आरव को अपनी बतों के जाल में फंसाकर आरव से यह बुलवा लिया था कि वो सिया को पसंद करता है और वो सिया को किसी और का नहीं होने देगा। अभी आगे ऋषभ के जाने के बाद आरव फिर से अपने कम में लग गया, यानी आरव फिर से अपने शराब के बोतलों को निकल कर पीने लगा, क्योंकि उससे सिया की तो उसके पास नहीं थी, इसीलिए उस ऐसा ढाब से ही कम चलाना पड़ रहा था। और वो अपने में कहता है, फिलहाल तो मैं इससे कम चला रहा हूँ, लेकिन जल्दी इसके जगह तुम होगी। सिया इतना कह के वो शराब के घुट लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये अपने कमरे में आराम से सो रही थी, क्योंकि रेस्टोरेंट के आने के बाद वो बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी, इसलिए शिवांश ने उस दिन करवा कर अपने कमरे में सोने के लिए कहा, जिससे वह भी चली गई। ऋषभ, जो उस आरव को अपनी बातों में फैंस कर खुश हो रहा था, उसने सोचा कि यह सब बातें उस दादरी से कहने चाहिए ताकि वो और आरव और सिया को मिलने में ऋषभ की मदद करे। इसीलिए वो क्लब से निकालने के बाद डायरेक्ट जानवी जी के मेंशन चला गया। कुछ देर बाद ऋषभ की कार जानवी जी के मेंशन ए के रुकती है और ऋषभ अपने लंबे लंबे कदमों से मेंशन के अंदर जाने लगता है। मेंशन के अंदर जाने के बाद लिविंग एरिया में उस जानवी जी कहीं नहीं दिखती, तो उस लगता है कि जानवी जी जरूर अपने कमरे में होंगी, इसलिए वह जानवी जी के कमरे की तरह बढ़ जाता है। भाई दूसरी तरफ जानवी जी, जो अभी अपना डिनर करके अपने कमरे में आराम कर रही थी, उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका पोटा अभी ठीक है, अभी ये ऐसे कोई मतलब नहीं है और सिया भी अपनी जिंदगी में खुश है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तभी उनके रूम का दरवाजा अचानक से खोलता है और ऋषभ को वह देखकर वह चौंक जाती है। तभी जानवी जी कहते हैं, ऋषभ तुम आए इस वक्त यहाँ, क्या हुआ? कुछ कम था क्या? आरव कैसा है? वो ठीक है ना? उससे कहीं फिर तो बुखार नहीं ना हो गया? ये सब वो डरते पूछ रही थी, क्योंकि रशिया वो इस वक्त उनके मेंशन में कभी नहीं आता था। तभी ऋषभ कहता है, नहीं दादी जी, सब कुछ ठीक है, मैं आपको एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। इतना करके वो खुश होने लगता है। तभी जानवी जी कहती है, ये बात तुम कल सुबह भी मुझे बता सकते थे, इतनी रात को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? खामोखा तुम परेशान हो गए, तुम ये बात मुझे फोन पे भी बता सकते थे। तभी ऋषभ कहता है, हाँ फोन पे तो मैं आपको बता सकता था, लेकिन जो सामने बैठकर बताने का मजा है वो फोन पे नहीं आता, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तभी जानवी जी आती है, अच्छा ऐसा कौन सा बात है जो तुम यहाँ तक दौड़े दौड़े और इतने खुश लग रहा है? तभी ऋषभ कहता है, अरे दादी जी, खुश होने वाली ही बात है, अभी आप मिठाइयाँ बांटवाओ, क्योंकि अभी हमारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी अगर आप मेरी मदद कर दे तो। ऋषभ की बात है सुनकर जानवी जी कंफ्यूज हो जाती है और वो पूछती है, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? तभी ऋषभ जानवी जी को बताने लगता है कि कैसे ऋषभ ने इर्फ को सिया से मिलवाया है, इनडायरेक्टली कैसे आरव को सिया के बारे में पता चला, कैसे आरव सिया के रेस्टोरेंट जाके हंगामा किया और कैसे आरव ने अपने दिल की बात ऋषभ को बोली, जिसे सुनकर जानवी जी भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें यही तो चाहिए था कि उनका पोता और उनकी बहू दोनों साथ रहे, लेकिन उनके पोते की वजह से उनकी बहू उनसे दूर हो गई। जी कहती है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था मेरा ऋषभ इतना चालाक होगा कि आरव से अपने दिल की बात बुलवा लेगा। तभी ऋषभ कहता है, मैं तो बचपन से ही चालाक हूँ, बस आपको मुझे थोड़ी सी और मदद करनी होगी जिससे मैं आरव और सिया को एक कर सकूं। तभी जानवी जी कहते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरा पोता और मेरी बहू खुश है तो मैं जरूर करूँगी, लेकिन सिया, क्या सिया खुश होगी? ऋषभ, मैं नहीं चाहती कि इस बार भी मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। तभी ऋषभ कहता है, आपको पता है दादी, जब भी मैं सिया को देखती हूँ तो उसकी आंखों में मुझे आरव के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखता है, भले ही वो बयान नहीं कर पाती है, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार ही दिखता है। तभी जानवी जी कहते हैं, वाह, तुम मुझे भी दिखता है, लेकिन वो
आरव की वजह से अपनी दिल की बातें छुपा रही थी। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अन दोनों को एक करें। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार है, लेकिन अपने गुस्से और डर की वजह से दोनों एक दूसरे को अपनाया नहीं बाया कर पाते हैं। तभी जानवी जी कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन तुम करने क्या वाले हो और इसमें तुम्हें मेरी कैसी ज़रूरत पड़ेगी। तभी ऋषभ कहता है, देखो दादी, सबसे पहले हमें सिया को ये बताना पड़ेगा कि वह रब से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कहीं ना कहीं वह जानती है, लेकिन उससे भी बुलवाना पड़ेगा कि वह रब को प्यार करती है, जिसके लिए हमें बहुत पापक बेलने पे। तभी जानवी जी कहती है, हाँ ये बात तो है, वो अपनी दिल की बातें किसी से नहीं बताती है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। तभी ऋषभ कहता है, आप चिंता मत करो दादी, मुझे पता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। और इतना कह के वो दादी को अपना प्लान बताने लगता है, जिससे सिया और अरब एक हो सके। जी से सुनकर दादी कहती है, लेकिन उसका भाई शिवांश। तभी ऋषभ कहता है, उसका भाई बहुत अच्छा है शिवांश, वो अपनी बहन की खुशी चाहता है। अगर उसकी बहन खुश हो तो उस भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे ख्याल से तो सबसे पहले हमें सिया के बारे में जानना होगा कि वो क्या चाहती है। अगर सिया हमारे इस प्लान में आ गई और उसने कन्फेस कर दिया तो समझ जाना कि शिवांश पे अपने आप में गया है। जी से सुनकर जानवी जी कह दिया, ठीक है। तो ऋषभ कहता है, मैं अभी से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी और अभी से ही क्या क्या बोल रहा है वो सोचना पड़ेगा। इतना करके वो जानवी जी को कुछ और समझने लगता है। दादी जी को अच्छे से समझने के बाद ऋषभ वाहन से चल जाता है और जानवी जी अपने बिस्तर पर लेटे कहती है, हे भगवान, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि दिया और आरव एक हो जाए, खुशी खुशी, और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। इतना करके वो सो जाती है। अभी अगले दिन शोभा के 7 बजे बाज रहे थे। शी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। सॉरी, तभी उसका फोन अचानक से बजने लगता है। अपने फोन की रिंग सुनकर वो अपने नींद से जगने लगती है और जब वो उठकर अपने फोन की स्क्रीन पर देखती है तो ये जानवी जी का फोन होता है। जानवी जी का फोन आया इस वक्त सुबह सुबह देखकर सिया थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि जानवी जी इतनी सुबह उससे नहीं परेशान करते थे और आज सिया की डेट से भी नींद लगी थी तो डर से वो आज उठी थी। वो कुछ सोचकर जानवी जी का फोन उठा लेती है। तभी उधर से जानवी जी की घबराई सी आवाज आती है, सिया बेटा कहाँ हो तुम, क्या तुम यहाँ आ सकती हो, जल्दी एक प्रॉब्लम हो गई है। वो आरव जानू जी की इतनी घबराए आवाज सुनकर सेओ चौंक जाती है और वो चते कहती है, क्या हुआ है दादी जी आरव को, और आप इतने घबराई से क्यों लग रही हो। तभी जानवी जी कह दिया, वो ए रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है, कल शाम से ही गायब है। और जब मैंने ऋषभ को फोन किया उसके बारे में पता लगाने के लिए तो वो कह रहा है कि वो किसी क्लब में है और वो भी कल शाम से वो सिर्फ और सिर्फ शराबी पीते जा रहा है, इससे उसकी तबीयत खराबी हो सकती है। तुम जानती हो ना, उसकी तबीयत बहुत कम खराबी होती है और खराबी होती है तो बहुत दिनों तक रहती है। और सर आप उसके लिए अच्छा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है और वह किसी की बात नहीं सुन रहा, सब पे गुस्सा कर रहा है, सब देर है वह पे और मैं अभी नहीं जा सकती कि क्योंकि मेरी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। तभी सिया कहती है, क्या आपने ऋषभ को भेजा वाहन पे, अफ्रीका करो, आप आराम करो, मैं देखती हूँ, मैं ऋषभ से बात करके देखती हूँ। तभी जानवी जी उस कहती है, बेटा तुम उस क्या यहाँ पे लेके आ सकती हो, वो किसी की बात नहीं सुनना, वो ऋषभ की भी बात नहीं सुन रहा, वो सबसे गुस्सा कर रहा है, सब वाहन पर देर है, क्या तुम जा सकती हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम तब से लिए जा रहा है। जानवी जी की ऐसी बातें सुनकर सिया घबरा जाती है। वही जानवी जी थोड़ा मुस्कुराते कहते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, आरव शराब तो पिया था लेकिन शराब पीने के बाद वो जल्दी सो गया था, से बहुत नींदें रही थी, यह सब तो ऋषभ का प्लान था जो ये सब जानवी जी बोल रही थी। कहती है, आप चिंता मत
करो, मैं देखती हूँ आरव को। तभी जानवी जी उस फोर्स करते कहते हैं, मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं तुम भी मेरी तरह आरव की परवाह करती हो, और अगर हम लोग इस वक्त आरव को वाहन से नहीं लेके आए तो आरव की तबीयत बहुत खराबी हो सकती है। अभी मैं देखती हूँ ना दादी जी, आप चिंता मत करो, मैं ऋषभ से बात करती हूँ। जानवी जी कहती है, ठीक है, लेकिन तुम मेरे से वादा करो कि तुम आरव को यहाँ लेके आओगी। जिससे सुनकर सिया कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उस और कुछ नहीं दादी जी के कहने पर करना चाहिए था उसके। मैं ये सोच रही थी, क्योंकि पहले वो दादी जी के बटों में आकर इतना बड़ा कदम उठा चुकी है सिर्फ और सिर्फ कीमत चुकाने के लिए। अभी वो और कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन दादी जी की इतनी अच्छी हालात नहीं थी, जिसको देखकर वो कहती है, ठीक है दादी जी, मैं देखती हूँ उनको, आप चिंता मत करो, मैं उनको लेके आऊंगी। जिसे सुनकर जानू जी कहती है, पक्का ना तो लेके आओगी न? तभी सिया कहती है, हाँ आप चिंता मत करो। तो अभी सिया देखती है कि जानदार से फोन कट कर दिए हैं। सिया आपने में सोचाती है, हे भगवान, आपने किस मोड पर मोड खड़ा कर दिया है। जितना वो इन सब चीजों से निकलना चाहती थी, उतना है इन सब चीजों में फंसती जा रही थी। जिसे उस अभी बहुत गुस्सा आ रहा था इन सब चीजों पर और अपने आप पर सबसे ज्यादा, क्योंकि वो अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। तभी वो अपने मन में सोचाती है, आज तो मैंने सोचा था कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी ट्रेनिंग लेके भैया के द्वारा, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि आज वो पूरी हो पाएगी। और शिवांश भैया से उन्हें कैसे बताऊंगी आरव के बारे में और उसकी हालात के बारे में। मैंने दादी जी को वादा तो कर दिया है, लेकिन मैं कैसे उनका वादा पूरा कर पाऊंगी। यह सब सोचते हैं वो फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होने के बाद वो देखती है कि इसके फोन पे ऋषभ का मिस कॉल आया हुआ है, जिसे देखकर सिया ऋषभ को कॉल बैक करती है। ऋषभ जोशी सिया का ही कॉल आने का वेट कर रहा था, वह कि रसिया का कॉल आता है। देखकर फोन उठाते हुए कहता है, हेलो सिया, तुम कहाँ पर हो? तभी सिया रहती है, मैं तो अपने घर पर हूँ, क्यों, क्या हुआ है? तभी ऋषभ कहता है, वह दादी ने मुझे बताया कि तुम आ रही हो आरव को लेने के लिए। क्या कहती है? हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन भाई से पूछ कर आना पड़ेगा। तभी ऋषभ कहता है, अगर तुम अपने भाई से पूछोगी तो वह नहीं आने देंगे तुम्हें। तभी सिया रहती है, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। तभी ऋषभ कहता है, फिलहाल के लिए तुम मुझसे बोल दो कि तुम अपने दोस्त के घर जा रही हो और बाद में बता देना कि तुम कहाँ गई थी। जिसे सुनकर सिया भी अपना सर हमें हिलती है और कहती है, हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा, लेकिन आरव है कहाँ पर? तभी ऋषभ कहता है, वह अभी तक क्लब में है और मैं क्लब के बाहर ही हूँ, वह किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा है। अगर कोई भी अंदर जा रहा है तो वह सब पर शराब की बोतल फेंक रहा है, जिसकी वजह से कई सारे गार्डों की सिर फूट गए हैं। जिसे सुनकर सिया को बहुत बुरा लगता है और वह कहती है, लेकिन मैं जाऊंगी तो? मतलब वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि वह क्या बोले, कहे अब भी उससे पर हमला न कर दे। तभी ऋषभ कहता है, नहीं तुम चिंता मत करो, आराम, तुम भी हमला नहीं कर पाएगा, मैं होगा तुम्हारे साथ। और लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वह तुम पर हमला करेगा। तभी सिया रहती है, तुम जानते हो ना मैं उनसे कितना डरती हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। अभी ऋषभ कहता है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ, तुम बस यहाँ आ जाओ, मैंने कहा भेज दी है, तुम जल्दी से आ जाना, तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि अब कल शाम से ही वहाँ पर है। तभी सिया कहती, हाँ मैं आता हूँ जल्दी से, बस 10 मिनट लगेंगे मुझे। इतना करके वह फोन कट कर देती है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। आज उसने पूजा भी नहीं किया था, इसीलिए वह तैयार होकर भगवान जी से माफी मांगते हुए कहती है, आज मुझे माफ कर दीजिएगा, वह आज मेरे आरव की तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं कर पाई, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको 1 किलो लड्डू
झाड़ू चढ़ाऊंगी। अगर आप अब को भी ठीक कर देंगे तो इतना करके वह भगवान से आशीर्वाद लेने लगती है और बाहर जाने लगती है। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ शिवांश सिया से कहता है, सिया तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? तुम्हारे कॉलेज तो 9 बजे से शुरू होता है ना, अभी बहुत टाइम है। तभी सिया रहती है, हाँ वह मुझे एक फ्रेंड के घर जाना है, उसकी तबीयत खराब है तो क्या मैं जा सकती हूँ? सिया भूल गई थी शिवांश को बताना कि वह जा रही है। शिवांश जो अभी अभी तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आया था वह सिया को हड़बड़ाता है। वह जाकर देखकर उसे सवाल करता है। सिया की बातें सुनकर शिवांश कहता है, तुम्हारी दोस्त कौन सी दोस्तों और उसे क्या हुआ है? तुम बाद में भी तो जा सकती हो ना। तभी सिया रहती है, हाँ लेकिन वह उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तभी शिवांश कहते, तुम्हारी कौन दोस्त है? मैं जहाँ तक सुना है तुम्हारी सफाई की दोस्त है वह भी शिवांगी। तभी से कहती है, वह नहीं, मेरे को नहीं दोस्त बनी है तो मैं उसी को देखने जा रही हूँ। शिवांश सिया को हड़बड़ाते हुए देखकर कहता है, सब कुछ ठीक है क्या? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर ऐसी कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी से हड़बड़ाते हुए जाते हुए कहते हैं, नए भाई कुछ बात नहीं है, मैं उधर से आकर आपको बताती हूँ सब कुछ। इतना करके वह वहाँ से निकल जाती है। मेंशन से निकलने के बाद उसे एक काली का है जो मेंशन के बाहर ही खड़ी थी और उसे कार के आगे एक ड्राइवर भी खड़ा था। अपना सर झुकाते हुए सिया को आता हुआ देखकर वह गर्दा से ग्रीट करता है और अंदर बैठने के लिए कहता है। से अभी समझ आती है कि यह ऋषभ की कार है जो उसने उसे लाने के लिए भेजी थी, इसलिए वह हड़बड़ी में उसे कार में बैठाए ड्राइवर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और गाड़ी चलने लगती है। कुछ देर बाद सनशाइन क्लब, इस वक्त सैंक्शन क्लब के बाहर बहुत से बॉडीगार्ड्स ने अपना घेरा बनाया हुआ था जो शायद किसी की निगरानी कर रहे थे। श्रेया गाड़ी से निकाल कर क्लब के अंदर जाने लगती है। क्लब के इंटर करने पर उसे ऋषभ दिखता है जो कि एंट्री गेट पर ही खड़ा था। ऋषभ सिया को देखते हुए कहता, थैंक गॉड जय सिया तुम आ गए। तभी कम ना ज्यादा बात करते हुए कहती है, आरव कहाँ है? तभी रेशम से यारों के कमरे के बाहर लेकर जाता है और कहता है, तुम ही जाओ क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और तुम चिंता मत करो आराम, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि वह इतना करके रुक जाता है क्योंकि वह नहीं बताना चाहता था कि अब के लिए सिया के मन में क्या है। वह बस सिया को एहसास करवाना चाहता था कि आराम से क्या फील करता है, अब क्या होगा आगे, क्या किया जान पाएगी और आपके बारे में क्या आराम सिया को बता पाएगा, क्या दोनों एक हो पाएंगे, क्या शिवांश को अपनी बहन के बारे में पता चल पाएगा कि वह इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब तक हमने पढ़ा कि जानवी जी सिया को फोन करके बताती है आरव की हालात की, मैं जिसे सुनकर भी घबरा जाती है। तब से ऋषभ को फोन आता है जो से आरव की हालात के बारे में बता रहा था और ऋषभ से यहाँ आने के लिए होता है। तभी से यह हड़बड़ी में अपने से सनशाइन क्लब के लिए निकल जाती है। क्लब के बाहर आते ही ऋषभ दिखता है, जोर से आरव के कमरे की अंदर जाती है जहां पे उस कई सारी बोतलें दिखती है शराब की बड़ी हुई, जिसे देखकर सिया पूरा चौंक जाती है और आसपास देखते हैं तो वही सोफे के पास फिर झुकाए आराम कर रहा था और कुछ में बड़बड़ा रहा था। आरव को उस हालात में देखकर सिया को अच्छा नहीं लगता है और सीआरएफ के पास चली जाती और जाते कहती है, यह आपने कैसी आदत बना ली है, क्या आपको अच्छा लग रहा है सबको परेशान करके? दादी जी कितनी परेशान होगी? सिया की आवाज सुनकर आरव जो अपने नशे में होने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा होश में था, वो अपनी आंखें अपना सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उस सिया देखती है, लेकिन यार कोई यकीन नहीं हो रहा था किसी या उसके सामने आइस वक्त है आए, इसलिए वो कहता है, क्या तुम सच में ए गई? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या तुम सच में मेरे पास आ गई हो? सिया उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं दे
दे पाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। आरव से वह कहती है, देखिए आप बहुत ज़्यादा नशे में हो, आप घर चलिए। दादी जी और ऋषभ आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता में है, परेशान हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इस हालत में इतना करके वह आपको वहाँ से उठने लगती है। तभी आरव बच्चों की तरह बोलता है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ अगर मैं होश में आ गया तो तुम यहाँ से चली जाओगी, इसलिए मैं अपनी आंखें नहीं झपकाऊंगा। और मैं तुम्हें यहाँ इतना कहा कि वो सिया के गले लग जाता है। शेर को आया इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आरव से अचानक से गले लगा लेगा, और उसे बात की उम्मीद भी नहीं थी कि आरव इतने आराम से उससे बात करेगा और इतने प्यार से। उस सच कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अपने रूड टोन में बोलती है, देखिए आप यहाँ से चलिए, आप बहुत ज़्यादा नशे में हो। इतना करके वो आरव को खुद से दूर करने लगती है, जिसे देखकर आरव कहता है, नहीं नहीं, तुम बस मेरे साथ और मुझे छोड़ के मत जाऊं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। उस दूर होने की नाकाम कोशिश करते कहती है, वो आरव से छोटी नहीं पा रही थी क्योंकि आराम नशे में भी बहुत ताकतवर था। कहती है, बाहर ऋषभ है, आप उनके साथ घर चले जाओ, दादी आपके लिए बहुत चिंता करें और आपकी तबीयत भी खराबी हो जाएगी। आपको ज़रा सा भी अपनी हेल्थ को लेके चिंता नहीं है, आपने कितनी सारी शराब की बोतल पी ली है। तभी आरव कहता है, तुम मुझसे बिना कुछ कहे वाहन से चली गई थी, उससे वंश सिंह राठौर के साथ, मेरे से तुमने अच्छे से बात भी नहीं की, तुम तो मेरे से डरती हो। और कैसे उस शिवन सिंह राठौर के साथ हाथ में हाथ डाले चल रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था। तब ऐसा एक कहती है, आप अच्छा लगने वाला कोई ऐसा कम नहीं करते हो जिसकी वजह से सबको अच्छा लगे, आप डराने वाला कम करते हो, इसलिए लोग आपसे डरते हैं। यहाँ तक मैं भी कहता है, मैं लोगों को डराता हूँ तो मैं नहीं। तब ऐसा आपने जो मेरे साथ किया वो डराने से ज़्यादा था। तभी आरंभ करता है, मैं उसके लिए समझ में हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ उस शिवांश से शादी मत करो, तुम मेरे साथ ही रहो। जिसे सुनकर सिया कहती है, अभी हमारी जिंदगी अलग अलग हो चुकी है, अभी हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, अभी हम लोग कभी भी नहीं एक दूसरे के हो पाएंगे। आप मुझे खो चुके हो, मैं अपनी जिंदगी में अभी आगे बढ़ चुकी हूँ। जिसे सुनकर आरव गुस्से से करता है, तो हम सिर्फ मेरी हो, और अगर तुमने उस शिवांश सिंह राठौर के साथ कारी भी बढ़ाई तो मैं उस जिंदा नहीं छोड़ूंगा, शिवांश को मार दूंगा, फिर तुमको मरूंगा, फिर खुद मर जाऊंगा। आरव की ऐसी बातें सुनकर सिया डर जाती है, क्योंकि उस पता था कि आरव कैसा इंसान है। वह थी बहुत छोटी बच्ची, 19 साल की, उस इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था, इसीलिए वह जल्दी यह सबसे डर जाती थी। वो दिल की अच्छी थी और उस दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसके चाचा चाची उस घर से ज़्यादा निकलने ही नहीं देते थे, ऐसा ये वह इन सब चीज़ों से अनजान थी। और जब उस आरंभ के बारे में पता चला कि वह किस तरीके का इंसान है, उससे आराम से कहीं ना कहीं डर लगने लगा। लेकिन शादी के बाद उसने उम्मीद की थी कि आरव बदल जाएगा, लेकिन आरव ने उसके साथ बहुत बुरा किया। अभी वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है, वापस से आरव को नहीं जाएगी। इतना सोचकर ही वह कहती है, देखिए आप ये सब जो भी कर रहे हैं, इससे यह मत समझिएगा कि मैं डर जाऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ जानवी दादी के कहने पर आए हो, नहीं तो मैं यहाँ आती भी नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ रहने का, आपने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं आपको कभी नहीं हूँ आप करूँगी। सिया की ऐसी बातें सुनकर ये जता है, गलती सबसे होती है, मैं भी सोचा था कि तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन सुना है कि वो जैसे मैंने तुम्हें गलत समझा, ये लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अपनी लापरवाही की वजह से मैं तुम्हारे बारे में सच नहीं पता करवा पाया। तभी सिया कहती है, वो सब छोड़िए, आप चलिए पहले बाहर। तभी ये रहा हूँ बच्चों के द्वारा बोलता है, नहीं पहले मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मैं कल से नहीं खाया हूँ। कहती है, ठीक है आपको खाना खाना है तो चलिए मैं आपको खाना खिला दूंगी थी। आए सुनकर आरव खुश हो जाता है और वो कहता है, सच में क्या, तो मुझे खाना
खिलाओगी, वो भी अपने हाथों का? तो आप अपना सर हाँ में हिला देती है, जिससे सुनकर आरव खुशी से उस और गले लगाते कहता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगा और तो मुझसे बात कारी हुई। ये सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी बातें कितनी प्यारी प्यारी है। आरव आज से पहले आए इस तरीके का वातव नहीं रखता था, वो बहुत खादूस रहता था, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही डोमिनेंट, वो हर जगह अपना रौब चढ़ाते रहता था और सबको अपनी गुस्से बड़ी नीली आंखों से घूरते रहता था। आरव का ऐसा बिहेवियर देखकर सिया को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने जैसा आरव को समझा था वो ऐसा आरव था ही नहीं। ये रहा उसके लिए पहेली बनते जा रहा था, कभी उसके लिए सॉफ्ट बन जाता, कभी उसके लिए श्रब बन जाता और दसरों पर तो हमेशा वो गुस्सा ही रहता। लेकिन ये रूप आज सिया ने पहली बार देखा था आरव का बच्चा जैसा, जिसे देखकर सिया को बहुत खुशी होती है कि आरव अपने दिल की बातें उससे शेयर कर रहा है। तभी है, अरे आप चलोगे जल्दी, तब ना हम लोग ब्रेकफास्ट कर पाएंगे, फिर मुझे कॉलेज के लिए भी निकलना है। तभी एफ कहता है, हाँ हाँ चलो चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम कॉलेज आज बहुत जाना, आज मैं चाहता हूँ तो मेरे साथ रहो दोपहर तक प्लीज़ प्लीज़। इतना अगर सिया को प्लीज़ करने लगता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो नहीं मानेगी सिया को। अरब का आज आइस बिहेवियर देखकर वो चौक पर चौक जा रही थी, क्योंकि उससे यह अरब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे बन गया, रूट पर्सनैलिटी से क्यूट पर्सनैलिटी तक का सफ़र कैसे पार कर लिया, शायद नशे में होगी। यही सब सोचकर वो कहती है, ठीक है अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। इतना क्योंकि उधर वाहन से निकल जाता है। रोल से बाहर आने के बाद सिया को फिर से ऋषभ दिखता है, जो बाहर ही उनका वेट कर रहा था, और सिया के साथ आरव था जो कि थोड़े नशे में लग रहा था, लेकिन उसने सिया के कमर को अच्छे से थाम रखा था और ऐसा प्रेटेंड कर रहा था कि दोनों कपल्स हैं, जिसे देखकर ऋषभ मनी में मुस्कुराते कहता है, चलो ठीक है, सबसे कम दोनों पास तो है। तभी सिया कहती है, चलिए मुझे इनके विला लेके चलिए, मुझे इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। तभी ऋषभ कहते हैं, ठीक है भाभी। वो इतना करके रुक जाता है, क्योंकि उस याद आ जाता है कि वो उसकी बहन है, भाभी नहीं। वो अपने आप को सीधरते कहता है, ठीक है सिस्टर। अरे वाहन से चल जाता है। कुछ देर बाद ऋषभ की कार आरव के मेंशन आकर रुकती है। ऋषभ गाड़ी का दरवाजा खोलकर आरव को गाड़ी से निकलता है और सिया भी अपना गाड़ी का दरवाजा खोलकर ऋषभ के साथ उसके मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। मेंशन के अंदर जाने के बाद ऋषभ जब आरव के रूम के सामने आता है तो वो सिया से कहता है, देखो सिया, आरव को नहीं पसंद है कि वो कोई और आदमी को अपने रूम में देखे आए, इसलिए मैं यही रहूँगा। तुम एक काम करो, इससे अंदर लेके जाओ और मैं कुछ देर में ब्रेकफास्ट बनवा कर आता हूँ। जिससे सुनकर सिया कहती है, नहीं नहीं, मैं इनके लिए आज ब्रेकफास्ट बनाऊँ, इन्होंने मुझसे बोला है कि वो मेरे हाथों का खाना खाना चाहते हैं। सिया की बात है सुनकर ऋषभ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो वही चाहता था जो उसके साथ हो रहा है, और वह अपना सर हाँ मेरा आता है और सिया को कहता है, ठीक है फिर तुम ब्रेकफास्ट बनकर आरव को खिला देना, तब तक मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ ताकि वह चेक कर सके कि आरव की तबीयत खराबी हुई है कि नहीं। ओके। वो वाहन से चल जाता है और आरव को सिया उसके कमरे के अंदर ले जाती है। उसके कमरे के अंदर जाने के बाद आरिफ का बहुत ज़्यादा भयानक सा लग रहा था, क्योंकि उसके कमरे की लाइट सारी ऑफ थी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था, जिसे देखकर सिया कहती है, क्या यह इतने गरीब हो चुके हैं कि अपने कमरे की लाइट्स भी नहीं ऑन कर सकते हैं? कितना भयानक लग रहा है, कम से कम खिड़की खोल देते हैं। इतना क्या क्या वो आरव को अपने कंधे के सहारे अंदर लेके जाती है। आरव को थोड़ा थोड़ा और उसमें था, ऐसा नहीं था कि आरव पूरा और उसी पर बहुत अच्छा लग रहा था सिया के साथ है, इसलिए वो और नाटक करने लगता है। जैसे ही सिया आरव को उसके बैग पर बैठती है, वैसे ही आरव उस अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सिया आरव के साथ उसके बैग पर गिर जाती है। इस वक्त आरव नीचे और सिया ऊपर थी। सिया को यह फल बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और
आरव को अच्छा लग रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बेहोश में होने का नाटक करने लगता है। तब सिया आरव से छूटने की कोशिश करती है लेकिन आरव ने सिया को जोर से जका हुआ था जिसकी वजह से सिया उस दूर नहीं जा पा रही थी। कुछ डर की मशक्कत के बाद वो आरव से रिहा हो जाती है और भगवान कहते हैं थैंक गॉड से दूर हो गई, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगी, इतना जोर से इन्होंने मुझे झगड़ा हुआ था। तब सिया आरिफ को कहती है आरव होश में आइए, आप फ्रेश हो जाए, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। इतना करके वो वाहन से जाने लगती है लेकिन आरव कहता है नहीं अभी मुझे न खाना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तभी सिया कहती है आप पहले होश में तो ए जाए फिर मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। ई प्रोमाई जो इतना क्या क्या वो आरव को फिर से जाती है उठाने और उसको वॉशरूम की तरफ भेजते कहती है आप अकेले चल जाओगे ना कि मैं ऋषभ को बुलाऊं। तभी इर्फ कहता है मैं इतना भी नशे में नहीं हूँ कि खुद से चल ना सकूं। इतना करके वो अंदर जाने लगता है वॉशरूम के लेकिन उसके कदम बहुत ज्यादा ही लड़खड़ा रहे थे तो सिया कहती है अभी चलिए मैं आपको फ्रेश करवा देती हूँ। इतना के वो आरव के साथ अंदर की तरफ चलने लगा जिससे सिया को दिक्कत तो हो रही थी लेकिन वो फिर भी आरव को अपने सहारे उसके वॉशरूम के अंदर ले जाती है और आरव को ब्रश करवाने लगती है। ब्रश करवाते हैं वक्त अरे बहुत ज्यादा नखरे कर रहा था लेकिन सिया आप आरव के हाथों में ब्रश पा करवा ब्रश करवा रही थी। अच्छे से ब्रश करने के बाद सिया आरव का फेस वॉश करवाती है। इसमें भी आरव ने बहुत नाटक किए थे और बहुत ज्यादा ही वो नौटंकी कर रहा था जी सिया को ईश्वर छ होने लगती है और वो जल्दी जल्दी आरव का फेस वॉश करवाकर आरव के कमरे में वापस ला दी है और कहती है आप यहीं बैठिए तब तक मैं ब्रेकफास्ट आपके लिए लेके आती हूँ। इस वक्त पने की सीटों की वजह से आरव अपने होश में गया था लगभग लेकिन प्यो होश में नहीं था इसलिए वो कुछ नहीं कहता है और अपने बेड पर पसर कर लेट जाता है और सिया आरव के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ है इस वक्त बहुत ज्यादा खर्च था और वह खुशी से जानवी जी को फोन करते अपने में सोचता है चलो दादी को बता देता हूँ कि हमारा प्लान कम कर रहा है। इतना कहते हैं ये जानवी जी उधर से फोन उठा देती है और वह कहती है ऋषभ कितनी देर बाद तुमने फोन किया मुझे, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी, क्या हुआ वाहन पे क्या? सिया अच्छे से आराम को लेके ही तभी रिश्वत से सब चीज बताने लगता है कि कैसे सीआरएफ की फिक्रा कर रही थी, कैसे वो अपने कंधे के साथ आरिफ को रूम से बाहर संभाल कर लाई थी, कैसे वो आरिफ को हैंडल कर रही थी और अभी सिया कैसे आरव के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। ऋषभ की बातें सुनकर और सिया का ऐसा नेचर देखकर दादी जी को बहुत अच्छा लगता है और वह खुशी से कहती है मतलब हमारा प्लान काम कर रहा है और यह सब सिर्फ तुम्हारे वजह से हो रहा है। ऋषभ तो मेरे पोते की तरह हो लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे पोते को एक नई जिंदगी दे रहे हो, उसको एक परिवार देने की कोशिश कर रहे हो। जिससे सुनकर ऋषभ कहता है मैं अभी अपने दोस्त को एक अच्छी जिंदगी जीता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। और इतना क्या कि दादी और ऋषभ और कुछ बातें करने लगते हैं अपने प्लान के आगे बढ़ने के बारे में। वाई शिवांश इस वक्त सिया का इंतजार कर रहा था लिविंग एरिया में सिया के मेंशन में, लेकिन सिया अभी तक आए नहीं थी। अभी सुबह के 8:30 बाज रहे थे और 9 बजे से उसका कॉलेज होता है। कहा था कि वो कॉलेज आज जाएगी और 9 बजे से पहले ए जाएगी, लेकिन अभी तक वाहन पर सिया नहीं आए थे जिससे शिवांश को रहा नहीं जाता और वह सिया को फोन कर देता है। वहीं सिया जो अपने आरएफ के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी उसका फोन अचानक से बजता है और स्क्रीन पर उसके भाई शिवांश का नाम सो रहा था, जिससे देखकर सिया को याद आ जाता है कि
सिया ने बोला था कि वो कॉलेज जाएगी और कॉलेज के टाइम से पहले ए जाएगी, लेकिन अभी कॉलेज का समय हो रहा था। तभी वो फ़ोन उठते कहती है, भाई वो मुझे माफ़ करिएगा, मैं भूल गई थी। तभी शिवांश कहता है, तुम कहाँ पर हो, तुम बताओ मुझे, मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही है या फिर कुछ भी ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तब इसी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी फ्रेंड को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैं आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगी, वैसे ही आज कॉलेज में बस एक ही क्लास है तो मैं आज डायरेक्ट रेस्टोरेंट ही चले जाऊंगी। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, अगर ऐसी कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। तब ऐसा ही कहती है, भाई मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बस एक बार यहाँ से जाओ तो मैं सब कुछ आपको बता दूंगी और आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी अपने ऑफिस चल जाओ, आप मेरा वेट मत करो, मैं जाऊंगी। अगर मुझे आपको बुलाना होगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। तब शिवांश कहता है, ठीक है, अपना ध्यान रखना, और वो फ़ोन कट कर देता है। शिवांश को अच्छा नहीं लगता था कि वह अपनी बहन से बार-बार सवाल करे कि वह कहाँ पर है। उसे लगता था कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाया कम की वजह से, लेकिन वो यह नहीं चाहता था कि उसकी बहन पर कोई भी चीज़ का प्रेशर पड़े। वो अपनी बहन को अच्छी से अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए वो सिया की हर बातें में लेता था और उस पता था कि सिया उस कभी भी झूठ नहीं बोलेगी और अगर वो छुपा भी रही होगी तो वह बाद में सिया बता देती है शिवांश को, जिससे शिवांश को सिया पर बहुत ज़्यादा यकीन था। ये सब सोचकर वो अपने ऑफिस चल जाता है। भाई सियारिफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद उसके कमरे में जाती है जहां आरव आराम से लेटा हुआ था। ब्रेकफास्ट वो सोफा पे रख के इर्फ के पास आते कह दिया, आरव मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है, आप चले ब्रेकफास्ट कर लीजिए और मुझे कॉलेज भी तो जाना है। तभी आरव कहता है, पर तुमने तो कहा था कि तुम कॉलेज नहीं चाहोगी थी। शायद सुनकर आशिया गति, हाँ मैंने कहा था, लेकिन अगर आप ऐसे ही हरकतें करते रहे तो मैं चले जाऊंगी। अगर आरव जल्दी से बैग पर इस खड़ा होता है और कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, देखो मैं अभी होश में भी हूँ। आरव की ऐसे करके देखकर सीएम आने लगती है और वो कहती है, ठीक है अभी आराम से खा लो, तब तक मैं ऋषभ को देख के आती हूँ, पता नहीं कहाँ पे चला गया है। जिसे सुनकर आरव कहता है, अरे तुम उसको छोड़ो ना, वो कहीं भी चल जाता है, तुम बस मेरे साथ रहो, तुम यहाँ मेरे लिए ही थी ना, तो तुम मेरे साथ ही रहो। इतना करके वह आराम से सोफे पे बैठ जाता है और सिया को भी अपने साथ बैठा लेता है और कहता है, तुमने भी तो ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। तब इस क्या कहते हैं, नहीं आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। तभी आरव कहता है, चलो साथ में खाते हैं। लगा कि वो आलू का पराठा जो उसका फेवरेट था, उसके साथ साथ ब्रेड जैम, वो आलू का पराठा को तोड़कर सिया की तरफ उस टुकड़े को बढ़ता है, जिसे देखकर सिया व आरव को उस नाश्ते के प्लेट में से आलू का पराठा तोड़ के उस भी खिलाने लगते हैं। दोनों साथ में खाते हैं और दोनों को बहुत अच्छा लगता है। ये सब भी देख रहा था जो अभी अभी कमरे के अंदर आया था, लेकिन दरवाजे पे आने के बाद वो यह नज़ारा देखते हैं तो उसका दिल गार्डन हो जाता है और वो दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर खींच लेता है और दादी जी को सेंड कर देता है। इस बात से अंजन दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं। ऐसे आपने सारे पुराने घाव को भूल गई थी इस वक्त, लेकिन सिया इतनी आसानी से आरव को नहीं माफ करने वाली थी। वो ये दादी के वजह से कर रही थी, लेकिन उसका दिल भी इन सब चीजों करने से खुश हो रहा था। अभी क्या होगा आगे जाने के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। अब आगे ऐसे ही एक दूसरे को खाना खिलाने के बाद और कुछ बातें करने के बाद सिया आरव से कहती है, ठीक है तो अब मुझे चलना चाहिए। आरव को अच्छा नहीं लग रहा था
था, लेकिन वह कहता है क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रख सकती हो। तभी सिया रहती है मेरा काम खत्म हो गया तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना करके वह वहाँ से जाने लगती है। तभी आरव कहता है क्या तुम मेरे पर गुस्सा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ जो भी गलत किया। तभी सिया रहती है गुस्सा या नाराजगी उसे होती है जिससे हम लोग प्यार करते हैं और मेरे लिए आपके दिल में कुछ नहीं है और ना ही आपके दिल में मेरे लिए कुछ है। मैं सब कुछ बोलकर आगे बढ़ गई हूँ और चाहती हूँ कि आप भी आगे बढ़ जाए जिससे हम दोनों को आगे चलने में आसानी होगी। तभी अब कहता है लेकिन मुझे आगे नहीं बढ़ाना, मुझे साथ चलना है। अरब का इनडायरेक्ट बातें करना सिया को समझ में आ रहा था लेकिन वह कुछ नहीं कहती है और वह वहाँ से चली जाती है। आरव को बहुत बुरा लगता है, उसे भी कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कृपया उसकी दादी की वजह से ये सब कर रही है, नहीं तो वह उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। आवारा सोचने लगता है कि काश वह पल वहीं थम जाता, सिया उससे दूर ही ना हो पाती, लेकिन उसके सोने ना सोचने से कुछ नहीं होने वाला था। सिया अरब के मेंशन के बाहर निकालने के बाद ऋषभ को देखते हैं जो वह मेंशन के गार्डन में ही खड़ा था, जो शायद किसी से कुछ बातें कर रहा था। सिया ऋषभ के पास जाते हुए जाती है, ऋषभ मेरा काम हो गया तो आप मुझे चलना चाहिए। जिसे सुनकर ऋषभ कहता है क्या इतना जल्दी। वह फ्लो में बोल देता है कि इतना जल्दी कैसे, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सिया इतना जल्दी चल जाएगी। तभी सिया रहती है हाँ वह मैं झूठ बोला था भाई से कि मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, तो आप मुझे लगता है कि मेरा काम यहाँ पर हो गया तो अब मुझे जाना चाहिए। जिसे सुनकर ऋषभ कहता है ठीक है अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं चलता हूँ, तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा तो मैं मेंशन में। जिसे सुनकर सिया रहती है ठीक है। इतना करके दोनों पैर की तरफ जाने लगते हैं। कार के अंदर जाने के बाद किया बीते पल को याद करने लगती है जिसे सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसे आरव का साथ अच्छा लगता है लेकिन वह उससे दूर जाना चाहती थी क्योंकि जो अब ने उसके साथ किया था वह बहुत गलत था और आरव को वह पनिशमेंट देना चाहती थी, इसलिए वह वहां से जल्दी ही चल जाते हैं। कुछ देर बाद ऋषभ की कर सिया के मेंशन आगे रुकती है और सिया कहती है ठीक है तो मैं जाती हूँ। वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है और ऋषभ को बहुत अजीब लगता है और उदास लग रही थी लेकिन वो भी कुछ नहीं कहता और वो वह से चल जाता है। वहीं मेंशन के अंदर जाने के बाद सिया का मन भारी लग रहा था। तभी उसे अपना भाई शिवांश देखा है जो अभी मेंशन के अंदर ही था और अपने भाई को देखकर वह चौंक जाती है क्योंकि इस वक्त उसका भाई ऑफिस में होता है। तभी वह अपने भाई से सवाल करते हुए पूछता है भाई आप यहाँ पर, आप ऑफिस नहीं गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तभी शिवांश कहता हाँ वह मैं ऑफिस जाने वाला था लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हें बिना देखे ऑफिस जाने का देखकर मुझे आदत हो गई है तुम्हारी, तो मैंने सोचा कि आज तुम्हारे साथ वक्त बिताओ इसलिए मैं आज नहीं गया ऑफिस। अपने भाई की बातें सुनकर सिया खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी अपने भाई के साथ की जरूरत थी, वह भी बहुत मन उदास की हुई थी। तभी वह कहती है क्यों ना भाई हम लोग आज घूमने चले। जिसे सुनकर शिवांश कहता है हाँ लेकिन कहाँ पर चलोगी, मैं यहाँ पर कभी घूम नहीं हूँ और तुम भी यहाँ की नहीं होता। तभी सिया रहती है तो क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर नए हैं तो शिवांगी है ना वह हमें बताएगी। इतना करके वह जल्दी से शिवांगी को फोन करने लगती है। शिवांगी जो अभी कॉलेज में थी लेकिन अभी उसकी क्लासेस तुरंत खत्म हुई थी। सिया के वहां पर न होने पर शिवांगी को मन नहीं लग रहा था और वह इस वक्त कैंटीन में अपना ऑर्डर दे रही थी। तभी उसके फ़ोन पर सिया का फ़ोन आता है जिसे देखकर वह खुश हो जाती है और वह फ़ोन उठाते हुए कहती है सिया की बच्ची अगर तुझे कॉलेज नहीं आना था तो तू पहले बता देता मुझे, मैं भी नहीं आती, खामोखा मुझे बहुत बोर होना पड़ रहा है। तभी रसिया माफ़ी मांगते
करते हुए माफ़ करना शिवांगी, मुझे नहीं पता था कि मैं आज नहीं आने वाली। जिसे सुनकर शिवांगी कहती है ठीक है माफ़ किया, लेकिन अगली बार से अगर तू कॉलेज नहीं आएगी तो मुझे बता देना, क्योंकि कॉलेज पढ़ाई से ज़्यादा बकवास होता है, तू जानती ही है। तभी सिया रहती है वह सब छोड़, मैं और शिवांश भाई ने प्लान किया कि आज हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर नए हैं, तो क्या तू चलेगी हमारे साथ घूमने इस वक्त? तभी शिवांगी रहती है, तू पागल हो गई है, इस वक्त धूप में कहाँ जाएगी? शाम के 4 बजे चलना, मैं तुम्हें एक अच्छे से बीच पर ले जाऊंगी और वहाँ बीच साइड पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पर तुम्हें मजा आएगा। जिसे सुनकर सिया रहती है ठीक है, तो आप भी हमें घूमने का। मैं तो क्या तू अभी मेरे और भाई के साथ ही शॉपिंग करने जाएगी, क्योंकि हमारे पास कैजुअल कपड़े नहीं है। जिसे सुनकर शिवानी जाती है ठीक है, अब तो क्लासेस भी खत्म हो गई है, तो 2 बजे मिलते हैं। तभी क्या करे, तू एक काम कर, तू मेंशन में, आज मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाती हूँ। जिसे सुनकर शिवांगी खाती है ठीक है, जल्दी से आज, इतना कह के दोनों फोन कट कर देता है। कुछ देर बाद सिया के मेंशन के अंदर एक वाइट कर रुकती है और गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोलकर शिवांगी मेंशन के अंदर जाने लगती है। उसे वह मेंशन बहुत खूबसूरत लग रहा था, वह चारों तरफ देख ही रही थी, चारों तरफ से लग्जरियस वाइफ और बहुत सारे पेड़ उसे दिख रहा था। मेंशन के बाहर सिया शिवांगी के लिए खड़ी थी, क्योंकि ड्राइवर ने से फोन करके बता दिया था कि वह बस आने वाले हैं, इसलिए वह पहले ही मेंशन के बाहर जाकर खड़ी थी। सिया जैसे हैं शिवांगी को देखते हैं, वह उसके पास दौड़कर आते हुए कहती है आ गई तू। इतना करके दोनों एक दूसरे से गले मिल लेते हैं और सब आगे गति, हाँ मैं आ गई, तभी चल अंदर। इतना करके वह शिवांगी को अंदर ले जाने लगती है और शिवांगी से कहती है चल पहले हम लोग लंच कर लेते हैं, फिर चलेंगे बाहर। जिसे सुनकर शिवांगी रहती है ठीक है, और दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ चल जाते हैं। कुछ देर बाद कुछ नौकर डाइनिंग एरिया के पास आकर डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे खाने रखने लगते हैं, जिसे देखकर शिवांगी चौंकते हुए कहती है इतने सारे तड़प तड़प के खाने, क्या तू मुझे हाथी समझ रही है जो मैं इतने सारे खाने का लूंगी? तब इसे रहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं समझी, वह तो खुशी खुशी में मैं इतना सब कुछ बनवा दिया तुम्हारे लिए और हम दोनों ने, मेरे भाई भी खाएंगे, इतना ही रहती है सिया। तभी दोनों के कानों में कदमों की आवाज आने लगती है, तो दोनों सिद्धि के तरफ देखते हैं, तो सीधी के तरफ से शिवांश अपने लंबे लंबे कदमों से नीचे आ रहा था और शिवांगी जैसे ही समाज को देखते हैं वह उसमें हो जाती है, और सामान जो भी अभी नीचे आया था वह भी जैसे ही शिवांगी को देखते हैं वो भी बस शिवांगी के खूबसूरती में खो जाते हैं और शिवांश के कदम वहीं रुक जाते हैं। ये सब होता हुआ देखकर सिया को बहुत खुशी हो रही थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं, तो दोनों का होश में लेट कहते हैं हम यहाँ पर कोई और भी है, तीसरा है जो आप दोनों की हरकतें देख रहा है। सिया कैसे बोलने पे शिवांगी शर्मा जाती है और शिवांश अपने होश में आते डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाता है और सीए से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो आए इस वक्त बहुत शर्मिंदा फील कर रहा था। भी आप बात को बदलती हुई रहती है, अच्छा वैसे भाई आपको भी कपड़े लेने देना, मैंने आपको सिर्फ सूट ही में देखा, आपको कैजुअल कपड़े में नहीं देखा, तो आज शिवांगी के साथ तो हम दोनों मॉल जाएंगे और घूमेंगे, फिर शाम को हम बीच के पास जाएंगे जहाँ पे अच्छा व्यू भी आता है। मैं तो खुश हो रही हूँ, बहुत ज्यादा सोच कर ये आए, शिवांश कहता है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारे कपड़े हैं। तब आयस ये कहती है लेकिन आपके पास कैजुअल कपड़े नहीं है, आप बस सूट बूट में ये हमेशा रहते हो, आज हमारे साथ चलो, हम लोग आपको शॉपिंग करवाएंगे। जिससे सुनकर शिवांश जो अपने बन के सामने कुछ नहीं कहता और वो अपना सर हिला के अपना लंच करने लगता है। वहीं दोनों खाते खाते शिवांश शिवांगी एक दूसरे को देखे जा रहे थे चुपके चुपके से। तो सिया अपने वन में इन दोनों को सोचते कहती है प्यार की आग तो लग चुकी है अभी सिया, तुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों को देखकर नहीं लग रहा कि शर्म के मरे ये दोनों एक दूसरे को
अपने दिल की बात बता पाएंगे, मुझे कुछ कदम लगाना पड़ेगा। इतना आगे वो कुछ सोचने लगती है। कुछ देर बाद सांप का खाना खत्म होने के बाद तीनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वो मॉल मुंबई का सबसे बड़ा और लग्जरियस मॉल था, क्योंकि वो शिवांश का माल था, जिसकी वजह से वो मॉल इतना महंगा और सबसे ज्यादा अच्छा था। और इस मॉल में शिवांश को लेके सिक्योरिटी भी थी, इसलिए जब वो लोग अंदर आते हैं एम के अंदर तो सिया देखते हैं कि उस मॉल के अंदर कोई नहीं है। ज्यादातर मॉल में इस वक्त भीड़ लगी रहती है, लेकिन वो मॉल पूरा खाली होता है, जिसे देखकर वो अपने भाई को सवाल या नजर से देखती है। तब शिवांश कहता है, मैंने तुम लोगों के लिए यह मॉल खाली करवा दिया है, क्योंकि ये मॉल मेरा ही है। जिसे सुनकर सिया कहती है, कितना अच्छा मॉल है और आपने हम लोगों के लिए ये मॉल बंद करवाए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मॉल देखकर और कितना खूबसूरत है। शिवांगी आगे भी कहती है, हाँ ये तो खूबसूरत है, बोलो अंदर जाके शॉपिंग करने लगते हैं। और शिवांश उसके एक सोफा के पास जाके बैठकर अपना मेल चेक करने लगता है। वाह वाह, दोनों शॉपिंग कर रहे थे, बीच बीच में मॉल के स्टाफ फोन है अटेंड कर रहे थे, उन्हें ग्रीट कर रहे थे, जिसे उन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। सी आपने शॉपिंग करने के बाद अपने भाई को बुलाती है, क्योंकि अभी शिवांश की शॉपिंग करने की बारी थी। तभी शिवांश कहता है, तुम लोग ही कर लो, मेरे लिए जो तुम्हें पसंद है वो ले लो, मैं यहाँ कम कर रहा हूँ। जीसस होकर सिया का मुंह बन जाता है और शिवांगी का भाई, डेली हम लोग थोड़ी यहाँ आते हैं, आप लोग बस एक बार चाहिए, हम लोग ज़्यादा नहीं, बस 5-6 खरीदेंगे आपके लिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अभी भाई शिवांगी की बातें वो कैसे डाल सकते हैं था, इसीलिए वो कहता है ठीक है और उन दोनों के साथ शॉपिंग करने लगता है। शिवांगी शिवश के लिए बहुत अच्छे और कैजुअल कपड़े खरीद रही थी, जैसे ब्लू शर्ट के साथ कैजुअल जीन्स, कैजुअल कपड़े जो क्लब या फिर कहीं वेकेशन पे जाने के लिए पहनाते हैं, उस टाइप के कपड़े। शिवांश को ये सब बोर्ड लगता है, लेकिन शिवांगी के रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तभी उसे एक बहुत खूबसूरत ड्रेस दिखती है, जो वो सोचता है ये ड्रेस बहुत आगे के ले, क्योंकि शिवांगी ने उसके लिए कपड़े पसंद किए थे और सिया ने भी के लिए 2-3 कपड़े खरीदे थे, क्योंकि उस अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कपड़े खरीद रही है शिवांगी के। और इधर शिवांश भी शिवांगी के लिए कपड़े खरीद कर एक स्टाफ को इशारा करता है, जिसको समझकर वो स्टाफ अपना सर हमें हिलाता है। और जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था वो एक अनारकली सूट था, जिसका कलर लाल में होता है। वो ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इसलिए वो उस पैक करवा देता है, जिसकी खबर शिवांगी और सिया दोनों को नहीं थी। कुछ देर बाद सिया और शिवांगी की शॉपिंग हो जाता है और शिवांगी सिया थक जाते हैं, कहती है चलो बहुत ज़्यादा हम लोग भटक लिए हैं और कुछ खा रहे हैं, चलते हैं, कुछ स्नैक्स भी भेज रहा थी। साए सुनकर शिवांगी भी कहती है, हाँ मुझे भी भूख लगी है, चलो। वो दोनों फूड कोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। उन दोनों को जाता हुआ देखकर शिवांश भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद सिया और शिवांगी एक दूसरे से बातें करते अपना स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे और शिवांश भी उन्हीं लोग के बगल में बैठा अपना मेल चेक कर रहा था। तभी भाई स्टॉप शिवांश के पास आकर वो पॉलीथिन देते कहता है, सर योर शॉपिंग बैग इज रेडी। वो उसके हाथों में वो शॉपिंग बैग थमा देता है, जिसे देखकर सिया कंफ्यूज हो जाती है और उसके साथ साथ शिवांगी भी, क्योंकि उन्होंने शिवांश को कभी शॉपिंग करते नहीं देखा था। वो तो सिया और शिवांगी ही उनके लिए कपड़े खरीद देती। सारा टाइम तो शिवांश अपने फोन में लगा था, तो शिवांश ने शॉपिंग कैसे कर ली। तब शिवांश वो बैग शिवांगी को देते कहता है, तुमने मेरे लिए शॉपिंग कराई तो मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदी है। इतना करके वो बैग दे देता है, जिससे सिया पूरा मुस्कुराने लगती है और शिवांगी चौंकते कहती है, लेकिन मैं ये शॉपिंग बैग कैसे रख सकती
हूँ, नहीं आप इस रिटर्न करवा दो, मुझे यह नहीं चाहिए। तो अभी सिया से रोकते कहती है, अरे पहली बार भाई ने किसी और के लिए ये खरीदे हैं तो मैं तो लेना चाहिए, तो मैं तो खुश नसीब होना चाहिए। भाई ने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, नहीं तो वो किसी के लिए नहीं करते हैं, तुम स्पेशल हो ऐसा। ये सिया की बातें सुनकर शिवांश हड़बड़ा जाता है और शिवांगी भी ज्यादा ना कुछ कहते हैं, वो रख लेती है। वह शॉपिंग बैग उस कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। शिवांश का ये जेस्चर देखकर फिर वो लोग अपना स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करते हैं और कुछ ही देर में वापस मेंशन ए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरव जोशी के जाने के बाद तुरंत होश में गया था, क्योंकि अभी वो उस फिर से सुकून नहीं मिल रहा था जो उसके सिया के साथ रहने में था। इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आता है। बाहर आते ही उस ऋषभ दिखता है जो उसी के कमरे में रहा था। तभी ऋषभ आरव को देखते कहता है, अरे यार अभी तू ठीक हो गया ही, गोद तो होश में गया, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि तू कितने देर तक वैसे ही नशे में रहा था। तभी आरव कहता है, शट अप इडियट, सिया कहाँ गए, कहाँ पर है वो अभी। तभी ऋषभ कहता है, वो मैंने सिया को पहुंचा दिया उसके मेंशन और वहीं से मैं अभी ए रहा हूँ। तभी आरव कहता है, मेंशन कैसा मेंशन। तभी ऋषभ कहता है, हाँ वो मेंशन जो शिवांश ने उसके लिए दिया था। तभी आरव ये सुनकर गुस्से से कहता है, ये सब कब हुआ और तुम्हें सिया के मेंशन के बारे में पता चल गया, मुझे बताओ वो कहाँ रहती है, मुझे उससे मिलना है। जिस उनका ऋषभ कहता है, तो मुझसे नहीं मिल सकते हो क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी लगी रहती है। तभी आरव कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, तुमने मुझे अंडरएस्टिमेट कर दिया है। तभी ऋषभ कहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोमा भी वाहन नहीं जा सकते हो। तभी आरव कहता है, मैं वाहन पर क्यों नहीं जा सकता हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। तभी ऋषभ कहता है, क्योंकि वाहन पर शिवांश भी है। ये बात सुनकर आरव के जैसे तन बदन में आग सी लग जाती है और वो गुस्से से आसपास के जितने भी उसको फेंकाते कहता है, हाउ डेयर हे आइस, उसकी हिम्मत कैसे हुई सीए के साथ रहने की। तभी ऋषभ कहता है, आरव प्रसाद भूल गया है, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि एक हफ्ते में वो दोनों की शादी होने वाली है। कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझा दो इतना। वो गुस्से से वहां से निकल जाता है और अपने खास आदमी शेरा को फोन करते कहता है, इडियट, क्या तुम्हें अभी तक सिया के बारे में पता नहीं चल पाया है कि उसका सास कब माइल थे और क्या हुआ था, और अभी के अभी मुझे के मेंशन की सारी जानकारी चाहिए और वहाँ इस वक्त किसके साथ है, मुझे ये भी चाहिए। इतना करके वो बिना शेरा की आगे की बातें सुनकर फोन कट कर देता हूँ। वहीं शेरा सदमे में जाता है अपने बॉस की इतनी दूर से बढ़िया आवाज सुनकर। अभी क्या होगा आगे जाने के लिए बने रह हमारे साथ, धन्यवाद।